नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कनाडा में भारतीय प्रवासियों को सता रहा है डर, परिजन सकुशल पहुंचने की कर रहे हैं प्रार्थना। सरस्वती स्कूल को न्यायालय के आदेशों से किया गया कुर्क व सीज्ड, कोर्ट कर्मचारी ने ताली बजाकर दी जानकारी। पुष्कर के रत्नागिरी पर्वत पर सावित्री माता के मंदिर पर 2 दिवसीय मेला शुरू, रोपवे के खराब होने से यात्री नहीं पहुंच पा रहे मंदिर। मयूर स्कूल के खिलाफ एक बार फिर अभिभावकों ने खोला मोर्चा, जमकर किया विरोध प्रदर्शन। मंदबुद्धि सरफिरे युवक ने बुजुर्ग का काटा धारदार हथियार से गला, बुजुर्ग की मौत, 3 अन्य को किया घायल। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कनाडा से राजनयिक संबंधों में तनाव के चलते केंद्र सरकार द्वारा वहां पढ़ रहे भारतीय छात्र छात्राओं के लिए एडवाइजरी जारी करने के बाद अजमेर के ऐसे परिवारों की चिंता बढ़ गई है जिनके बच्चे पढ़ाई या नौकरी के लिए कनाडा में रह रहे हैं या फिर वहीं बस गए हैं। अजमेर के कुंदन नगर निवासी प्रमोद गौड़ की बेटी मेधावी गौड़ पिछले कई वर्षों से कनाडा में रह रही है। शादी के बाद वह अपने पति अनिरुद्ध पाराशर और अपने बच्चों के साथ कनाडा में रहती हैं। बेटी और दामाद प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। जैसे ही भारत सरकार की एडवाइजरी के बारे में जानकारी मिली, सबसे पहले बेटी को वीडियो कॉल करके परिवार की खैरियत पूछी। बेटी ने बताया कि जहां वह रह रही है वह इलाका सुरक्षित है। प्रमोद गौड़ ने बताया कि वह प्रतिदिन 10 से ज़्यादा बार कॉल करके कनाडा में बेटी दामाद से बात कर रहे हैं। वहीं कनाडा में खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकियों के द्वारा की जा रही वारदात के बाद अजमेर में रह रहे परिजन बहुत चिंतित हैं। आज परिजनों ने भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की है कि उनके बेटी, दामाद और बच्चे सुरक्षित भारत आ जाएं। उन्होंने इस परेशानी से उभरने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है। गौरतलब है कि अजमेर के करीब 150 से ज़्यादा बच्चे कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं और 1200 से ज़्यादा लोग नौकरी कर रहे हैं। से कनाडा में है, उसने वहाँ पे स्नातक और स्नातकोत्तर एजुकेशन ली। उसके बाद 2 साल से वो वहाँ पे प्राइवेट फर्म में जॉब कर रही है। अब तो हम निश्चिंत थे, कोई बात नहीं थी, अच्छा फील कर रही थी क्योंकि कनाडा में इंडियंस बहुत है तो वहाँ पे होमली फील करते थे सब जने। लेकिन पिछले 1 महीने और 15-20 दिन से ये घटनाएं वहाँ पे ऐसे साक्षात तो नहीं है वहाँ, मगर जैसे बेटी बताती है, लेकिन मीडिया के थ्रू ये पता पड़ रहा है कि वहाँ पे पाकिस्तान समर्थित खालिस्तानियों ने इंडियंस के ख़िलाफ़ काफ़ी आतंक फैला रखा है। उनके भय में उनको लोग भयभीत करते हैं
और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनका भी मतलब वो इंडिया वो खालिस्तानियों के फेवर में और इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दे रही है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंशन या मतलब वहाँ के PR मिलने में कनाडा गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है वहाँ पर। वो ऐसे ऐसे रूल नियम बना देते हैं कि जो कि वहाँ के जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं पड़ता कि यार ये लोग और पब्लिश करते नहीं है, तो उससे उनको वीज़ा एक्सटेंशन में या PR लेने में बहुत परेशानी हो रही है। ये तो खालिस्तानियों से अलग मैटर है, क्योंकि मतलब कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि कनाडा गवर्नमेंट का सहयोग भारतीयों को नहीं मिल रहा वहाँ भारतीय बच्चों वहाँ पे। और डायरेक्ट मतलब प्रधानमंत्री जी वैसे बात कर रहे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति से बात करें, क्योंकि हम लोग भयभीत भली वो बच्ची कहती है कि नहीं हम एवरीथिंग इज़ नॉर्मल हियर, मीडिया में कुछ ज़्यादा हाई बोला जाता है, लेकिन मेरे तो मतलब बच्ची के दादा दादी न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो पूरे दिन 24 आवर्स उनको ये लगती है कैसी। हम वीडियो कॉलिंग में एक लिमिटेशन ही होती है, क्योंकि वहाँ पे नाइट रहती है, उसके वर्किंग आवर्स रहते हैं, तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि बार बार पूरे दिन बात करते रहेंगे, सुबह शाम केवल मैसेज छोड़ देते हैं तो वो मैसेज से रिप्लाई कर देती है। तो ये चिंता का विषय तो है ही हमारे लिए में, क्योंकि उसको लग रहा था कि पूरे परिजन पर क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहे थे सबके, तो उससे फिर ग्रुप जो हमारे परिवार का ग्रुप में इसमें मैसेज डाला था कि ऐसा नहीं है, अब न्यूज़ में ज़्यादा आ रहा है और आप लोग ज़्यादा चिंतित मत होइए, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ नॉर्मल है। लेकिन वो इंटीरियर सब जगह नहीं है। जहाँ पे ये मेरी बेटी रह रही है वहाँ पे सेफ़ है। दादा दादी हैं वो तो पहले से नाराज़ होते हैं कि तुमने बच्चे को वहाँ क्यों भेजा इतना दूर, और उसके बाद ये घटना सुन के तो रोज़ ही कहते हैं कि नहीं उसको बुला ले, घर की आदि, जैसे लोग बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के आदि और बाहर की पूरी मतलब वो बराबर होती है। यहाँ इंडिया में कर लेगी जो कर लेगी, इंडिया में कर लेगी, वहाँ पे साउथ नॉर्थ से चिंतित तो हैं हम लोग। मतलब कुल मिला के डिसीजन अब ऐसा लगता है कि कनाडा भेजने का डिसीजन इज़ नॉट गुड फॉर अस। हम भी सब कोई नहीं चाहता कि अपने बच्चे मतलब इतना दूर जाएँ, लेकिन बच्चों की महत्वाकांक्षा ये रहती है कि उनको जितना वो मेहनत करते हैं उसका वास्तव रिटर्न वहाँ मिलता है मतलब, और बहुत चीज़ नई सीख रहे हैं। यहाँ पे तो इंडिया में तो पॉलिटिक्स यहाँ का जो आरक्षण व्यवस्था है उसकी वजह से बच्चों के काफ़ी वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जितनी मेहनत करोगे आपको उतना मिलेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, ये चीज़ें हैं। इसलिए पूर्व शिक्षकों के स्कूल प्रशासन द्वारा करीब 2.5 करोड़ रुपए बकाया भुगतान नहीं देने पर कोर्ट कर्मचारी द्वारा थाली बजाकर स्कूल को कुर्की कर सीज करने की जानकारी दी गई। कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को कुर्की की टीम अजमेर के कालू की ढाणी स्थित सरस्वती स्कूल में पहुंची और न्यायालय के आदेश के बाद आज स्कूल को सीज कर दिया। मामला पूर्व शिक्षकों के भुगतान से जुड़ा है। स्कूल प्रशासन से बचा हुआ भुगतान मांगने को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। स्कूल में कार्य करने वाली उषा गर्ग के करीब 15 लाख रुपए और राजकुमारी के करीब 8 लाख रुपए पिछले 6 साल से बकाये चल रहे हैं, जिसे मामले में कोर्ट की शरण के बाद कोर्ट ने कुर्की के आदेश दिए। प्रिंसिपल का कहना था कि ये पैसा प्रशासन की ओर से देना है और अधिकार क्षेत्र में नहीं होने की बात कहकर मामले को टरका दिया गया, जिसके बाद कोर्ट से आए नाजिर राकेश जैन ने स्कूल परिसर को सीज कर नोटिस चस्पा किया है, जिसमें लिखा है कि स्कूल प्रशासन अब इस संपत्ति को नहीं बेचेंगे, ना ही किसी को दान कर सकते हैं। कार्रवाई के दौरान एक कोर्ट के कर्मचारी ने स्कूल प्रशासन से पूर्व शिक्षकों के भुगतान की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में उन्होंने स्टील की थाली बजाकर स्कूल को कुर्की और सीज की जानकारी स्कूल प्रशासन को दी, मगर स्कूल प्रशासन द्वारा कोई जवाब नहीं आया। अनुसार हम सरस्वती विद्यालय में कुर्की हेतु उपस्थित हुए हैं। हमारा विगत कई वर्षों से हम 2011 में गवर्नमेंट में आए, उसके पहले जब हम यहाँ थे 30 साल की नौकरी मेरी हो चुकी है और उसका मेरे को न तो ग्रेजुएटी मिली है और न मुझे PL इन कैश कोई भी भुगतान यहाँ से नहीं किया गया है। इसलिए हम सभी स्कूल की पूरे स्टाफ ने मिलकर केस कर रखा है। अभी हम 2 जनों का ये फाइनल हो चुका है और हमने कुर्की के आदेश के अनुसार उसकी पालना करते हुए यहाँ कुर्की हेतु उपस्थित हुए हैं। लेकिन मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति, विद्यालय प्रशासनिक अधिकारी कोई भी यहाँ उपस्थित नहीं है और हम कुर्की का यह आदेश कर रहे हैं। और अब इस कुर्की के आदेश के पश्चात न तो वो इस प्रॉपर्टी को बेचान कर सकते और न ही किसी को दान हेतु हस्तांतरण कर सकते हैं। धन्यवाद। अचल संपत्ति का और ये सारा जो प्रोसेस हुआ है, ये विद्यालय की जो अचल संपत्ति है उसके 2154 के तहत ये कार्रवाई हुई है और अब
प्रबंध समिति इसके लिए जिम्मेदार है। जब केस करा है, जब फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, तो ये विद्यालय इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक बंद किया गया है। जबकि किराए पे चल रहा है, पीछे दे रखा है, साइड पे दे रखा है। 1-2 बार हम पहले भी आए थे, तो ये किराए पे ट्रकों को और इनको दे रखा था, तो ये चल रहा है। और ये जैसे इन्हें मालूम पड़ता है कि आज कुर्की वगैरह है, तो ये बंद कर देते हैं और यहाँ कोई भी मौजूद नहीं रहता है। और कोचिंग क्लासेस भी चल रही है। ये कोई हमारा लगभग 40 जनों ने ये केस कर रखा है। आज 2 का है और 38 का पीछे पीछे आ रहा है। मतलब ये हम करीब इनमें 2.67 करोड़ 2 करोड़ 67 लाख रुपए करीब इनमें हम मांगते हैं। तो ये हमारा ये ग्रेजुएटी का है, पीएल कैशमेंट है और डीए एरियर वगैरह बचा हुआ है जो हम इनमें मांगते हैं। क्योंकि 2011 में हम गवर्नमेंट में चले गए थे, जो भी बकाया पैसा है तो वो इनमें मांग रहे हैं, इन्होंने नहीं दिया तो हमने केस कर। पहले ये एडेड स्कूल थी और 90% इनको गवर्नमेंट देती थी, 10% ये मिलाते थे। तो एडेड स्कूल थी और हम गवर्नमेंट में चले गए तो बकाया तो इन्हीं से लेंगे ना। इन्हीं के अंडर में हमने काम किया है। 18 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 30 साल, 25 साल, सभी लाखों रुपए मांग रहे हैं। जैसे मैं ही 12 लाख मांग रही हूँ। ये मालिक का नाम है, अभी तो हाल फिलहाल श्रीमान रमेश जी गर्ग हैं, सचिव हैं वो। हाँ, वो तो कह रहे हैं आप कोर्ट से ले लो। उन्होंने यही कहा है कि आप कोर्ट से ले लीजिए। ब्रह्मा की नगरी पुष्कर में कहते हैं कि जब माता रानी का बुलावा आता है तो कोई भी बाधा उनके दर्शन प्राप्त करने से नहीं रोक पाती। यह शाश्वत सत्य आज एक बार फिर मंदिरों की नगरी पुष्कर के प्रमुख मेलों में से एक रत्नागिरी पर्वत पर स्थित जगत पिता ब्रह्मा जी की पहली धर्मपत्नी सुहागदात्री सावित्री माता मंदिर के 2 दिवसीय मेले में देखने को मिला। यहाँ का रोपवे विगत 9 दिनों से खराब होने के कारण माना जा रहा था कि इस बार उतनी महिला श्रद्धालु माता रानी के दर्शन नहीं कर पाएंगी, लेकिन आस्था की डोर में बंधी महिला श्रद्धालुओं ने पैदल ही माता रानी के दर्शन किए, जिसमें बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थी। हालांकि रोपवे बंद होने के कारण श्रद्धालुओं को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। सावित्री पहाड़ी स्थित मंदिर पर आज विशाल भजन संध्या आयोजित होगी, जिसमें राज्य के कोने कोने से आए गायक माता रानी पर आधारित भजनों की प्रस्तुति देंगे तथा शनिवार को सालाना मेला भरेगा। सावित्री माता मंदिर के पुजारी कैलाश मिश्र ने बताया कि इस वर्ष भीड़ को देखते हुए निज मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, सभी को साधारण भक्त बनकर दर्शन करने होंगे। सुहागदात्री माता सावित्री का प्रतिवर्ष लगने वाला विशाल मेला कल 23 सितंबर को सावित्री माता की तलहटी में लगेगा, जिसमें पुष्कर सहित आसपास के गांवों की हजारों महिलाएं और पुरुष भाग लेंगे। बताया गया कि सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं तथा युवतियां सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए मां सावित्री की इस दिन पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगती हैं। पुजारी परिवार द्वारा माता की 7 झांकियों के स्वरूपों में अलग अलग श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर एवं तलहटी में मेले को सफल भरवाने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। गौरतलब है कि मेले में हजारों की तादाद में राजपूत महिलाएं इस दिन मां की पूजा करती हैं, जिनकी आवक शुक्रवार की अल सुबह से शुरू हो गई थी। सावित्री माता का सुहागदात्री सावित्री माता का आज जागरण है और जागरण के टाइम के अंदर सुबह से ही प्रातःकाल से ही माताएं बहनें श्रद्धालुजन भारी मात्रा के अंदर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हमारी टीम ने भी नगर पालिका की टीम, पार्षदों की टीम पूरी इस मेले के अंदर व्यवस्था में लगी हुई है। हमने पहले बार माइक व्यवस्था करी है जो अनाउंस कर रही है गुमशुदा की तलाश के लिए, फुहारे चालू करवा दिए, साफ सफाई व्यवस्था अच्छी चल रही है और रात्रि को लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। नगर पालिका की व्यवस्था बहुत शानदार करते हैं। प्रतिवर्ष जो व्यवस्था होती है उससे भी अधिक मात्रा में अच्छी व्यवस्था हमने अभी की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होए। यही हमारी इसको लेकर मैं संदेश देना चाहता हूं कि सभी सनातन प्रेमी सती सावित्री जिनका एक पूरे वर्ल्ड में विश्व में नाम है उसके रूप में ये लगे हुए हैं, उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि आपकी हर मनोकामना सावित्री माता पूरी करे और आप जिस श्रद्धा और जिस भाव से यहाँ आ रहे हैं वही श्रद्धा और भाव अपने समाज में भी फैलाए और अपने परिवारजनों में भी फैलाए और उसका प्रचार प्रसार करें। यही सनातन धर्म की पद्धति है, यही सनातन धर्म की रीत है। सावित्री माता सेवा समिति जो आसपास के सभी जिम्मेदार क्षत्रिय समाज बंधु है उनकी ओर से हर वर्ष की भांति इस बार भी जो महिलाएं सावित्री माता के आ रही है उनके लिए सारी तरह की सब तरह की यहाँ व्यवस्था की गई है। चाय की भी है, नींबू पानी की भी है, केले की भी है और भी किसी तरह की उनकी तकलीफ है, डिस्पेंसरी है, रहने की, खाने की सारी व्यवस्था सावित्री सेवा समिति द्वारा जो हर साल की जा रही है उसी तरह की व्यवस्था इस बार भी की जा रही है और सभी सावित्री सेवा समिति के कार्यकर्ता
तन मन धन से इस कार्य में लगे हो आप। श्रद्धालुओं को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो आपकी जैसी भावना है उस भावना के अनुरूप आप यहाँ स्वच्छता का भी ख्याल रखें और जो जिस सनातन पद्धति का वो पालन कर रहे हैं उसका सहयोग कर रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई, उसको लेके सारे ही सनातन धर्म प्रेमी इस कार्य में जुड़े हुए हैं। मयूर स्कूल के खिलाफ एक बार फिर अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। आज SLFC की मीटिंग ऑनलाइन होने के चलते अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं परिजनों ने बताया कि मीटिंग को ऑफलाइन करने के लिए पहले ही शिक्षा विभाग की DO और CBSE प्रशासन को अवगत करा दिया था, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मयूर अभिभावक संघ हम लोगों ने एक पूरा अभिभावकों की तरफ से जो हमारे को आए दिन मयूर स्कूल के अंदर परेशानियां होती रहती हैं, उसी के रिगार्डिंग मयूर अभिभावक संघ हम लोगों ने बना रखा है, जो आज से 2 साल पहले से संघर्ष कर रहा है। और आज उसके नतीजे ये निकला कि मतलब 2 साल से इन लोगों ने ना तो SLF मीटिंग करी थी, ना कोई पेरेंट्स ग्रुप बनाया था, जिसके अंदर 2016 से जो फीस एक्ट लागू हुआ है वो भी इन्होंने लीगल तरीके से अभी तक लागू नहीं किया। उसके अंदर रूल है कि 3 साल के अंदर फीस बढ़ाई जाए, लेकिन ये ना करके ये हर साल फीस बढ़ा लेते हैं मनमानी तरीके से। और कोई भी चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हमारी बात एडमिनिस्ट्रेटिव तक पहुँचे तो हमारी बात नहीं पहुँचने दी जाती है। इस तरीके से बिहेव किया जाता है जैसे कोई हम पेरेंट्स नहीं, कोई बाहर के तत्व आए, बाहरी तत्व हैं और यहाँ पर हम अराजकता फैलाने के लिए आए हैं। और सबसे पहली बात तो हमें 2 दिन तक आश्वासन दिया था कि ये SLFC जो मीटिंग है आज वो ऑफलाइन होगी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से तुरंत फुरत करके 11 बजे उन्होंने मीटिंग करी और वो ऑनलाइन कर दी और 5 उन्होंने मेंबर भी बना दिए। 2 घंटे से आज हम परेशान हैं। हमारे से ना तो मुलाकात की गई, ना हमें इसके बारे में कुछ बताया गया। इसके रिगार्डिंग 24 अगस्त का DO ऑफिस का भी, जिला शिक्षा अधिकारी का भी लेटर आया हुआ है कि आप ऑफलाइन कीजिएगा, उन्होंने वो भी नहीं माना। 29 अगस्त को लीगल नोटिस हमने यहाँ पर 29 अगस्त को लीगल नोटिस हमने यहाँ पर दिया है, उसकी भी हमारे पास कॉपी है, वो भी इन्होंने उसकी भी पालना नहीं करी। अब आगे की क्या कार्रवाई होती है वो हम सब बैठेंगे, मिलेंगे और आगे की कार्रवाई बहुत जल्द बताएंगे। आज सर SLFC की मीटिंग होनी थी जो कि कायदे से ऑफलाइन होनी थी, लेकिन स्कूल ने इस चीज़ के लिए हमें पहले कन्वे नहीं किया। हमने कई रिक्वेस्ट भेजी थी कि हम ये मीटिंग ऑफलाइन ही कराई जाए। हम लोगों ने DO साहब को भी रिक्वेस्ट भेजी और हमारे कहने पर उन्होंने इनको नोटिस भी भेजा था कि ये मीटिंग सारी ऑफलाइन होनी चाहिए, पर यहाँ पे स्कूल वालों ने अपनी मर्ज़ी से इसको ऑनलाइन ही किया गया। स्कूल इस मीटिंग में पारदर्शिता नहीं बरती गई और जो पेरेंट्स सिलेक्ट होने थे 5 पेरेंट्स SLFC में, वो 5 पेरेंट्स स्कूल के ही किसी की फेवर वाले ही पेरेंट्स लगे गए हैं वहाँ पे, और हम में से किसी का भी ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई भी चयन नहीं किया गया है। और इसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोगों ने इतने टाइम से यहाँ पे प्रयास करते रहे। हम लोगों ने DO साहब के भी गुहार लगाई, हम लोगों ने CBSE ऑफिस में भी लेटर दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग जितने भी रेफरेंस यहाँ पे स्कूल प्रिंसिपल को भी दिए हैं, उन्होंने हमें शुरुआत से इग्नोर किया हुआ है। हमने मेयो कॉलेज काउंसिल तक भी हम लोगों ने ये बात पहुँचाने की इतनी कोशिश करी है, लेकिन वहाँ तक भी हमको बीच में ही रोक दिया जाता है। स्कूल एडमिन स्टाफ जो है वो हमें बिल्कुल रोक देता है और वो हमें ना तो प्रिंसिपल तक पहुंचने दिया जाता है और ना ही हम पेरेंट्स को जिनको भी जितनी भी परेशानी है, हमारी कोई भी परेशानी वो काउंसिल तक भी पहुंचने नहीं देता है। यहाँ पे सारे पेरेंट्स इतने पीड़ित हैं और जो अपनी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे ट्रांसपेरेंसी और फीस के भी रिगार्डिंग, वो उनको भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे सब मिल के आए हैं। हमारे आधे से ज़्यादा साथी अभी भी अंदर हैं, 50 से ज़्यादा अंदर पेरेंट्स हैं जो कि अभी भी लेटर देने के लिए खड़े हुए हैं काफ़ी देर। अभी तक मिलने नहीं गया हुआ सर, अभी तक मिलने नहीं दिया गया सर। अभी तक तो हम लोग यही कर रहे हैं कि अब वापस से हम लोग लेटर देंगे और DO साहब तक को भी लेटर पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उनके आदेशों के मिलने के बावजूद इस स्कूल ने उनको इग्नोर किया गया। अब DO साहब के भी ऑर्डर अगर इग्नोर हो रहे हैं तो सर ये अब आप जानते हैं कि ये कहाँ पे है जो स्कूल जो है सब कितना पावर हुआ है और कहाँ पे अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है और वो क्या कर रहा है, किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, वो हम नहीं जानते। नागौर जिले के मकराना में एक नशेड़ी सरफिरे युवक ने 4 लोगों पर धारदार छुरे से हमला कर दिया। हमले में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और एक 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। मकराना निवासी मृतक हजारी बावरी के रिश्तेदार निर्मल ने बताया कि एक गंभीर घायल युवक को अजमेर रेफर कर दिया गया, जिसका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी देते हुए घायल के परिजन निर्मल ने बताया कि हजारी बावरी मजदूरी का काम करते हैं। सुबह घर से कटिंग करवाने के लिए गए थे और पीछे से एक आदमी आया जो नशे पत्ते का आदी बताया जा रहा है। उस युवक ने पीछे से आकर छुरे से गर्दन पर वार कर दिया और हमला करने के बाद मौके से फरार हो गया।
इनके 7 घायलों को तुरंत मकराना के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। एक के गंभीर रूप से घायल होने पर अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी देते हुए बताया कि हमारी उस युवक से कोई पहचान नहीं थी। उसने उसी समय 3 अन्य लोगों पर भी हमला किया था, जिनमें से एक की ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो गई। अन्य घायलों का मकराना अस्पताल में इलाज जारी है। इस प्रकार से मेरा बड़ा भाई है, ये कटिंग कराने गया था दुकान पे, वो उसने पीछे से आके छुरा घोंप दिया। कहाँ, किस जगह की बात है? मकराना, प्रॉपर मकराना। प्रॉपर मकराना। तो कौन था? वो मोमडन था। नाम क्या है? नाम उसका है वो अमीन। कोई पुरानी रंजिश? नहीं, कोई रंजिश नहीं, उसको तो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। फिर वार करा कि नशे का आदी था क्या? बिल्कुल, वो नशे का आदी था वो। लगने के बाद फिर उपचार के लिए कहाँ लाए हैं? जैसे उसने वार करा उसके बाद में कहाँ पर लेके आए हो आप? सरकारी हॉस्पिटल जेल है मकराना। मकराना से वापस रेफर करा गया? वापस रेफर कराया, यहाँ आए ना। अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति तो बहुत ख़राब है सर। कहाँ का लगा है? अभी ठीक है, बहुत ख़राब स्थिति है। आपने इसकी पुलिस को शिकायत करी? पुलिस में करी है ना, रिपोर्ट कर दी मकराना थाना में। आपका नाम? मेरा नाम बंसीलाल है सर। घायल हुआ जिनका क्या नाम है? हजारी राम। क्या करते हैं? हजारी जी माइंस का काम करते हैं, मजदूरी। कितनी उम्र होगी इनकी? 50-52। ये मेरे परिजन हैं, मतलब घर मेरे रिश्तेदारी हैं, और इनके बड़े भाई हैं। ये मजदूरी का काम करते हैं। सुबह निकले थे भाई, कटिंग करवाने के लिए गए थे, तो वहाँ पे इनको पता भी नहीं था, पीछे से एक आदमी आया, वो नशे पते का आदि बताया जा रहा है, वो नशा करता है, वो किसी चीज़ का भाई वो सॉल्यूशन सूंघते करते हैं, उनमें से बताया जा रहा है। मुस्लिम है वो, उसका नाम अमीन है। आमीन नाम है उसका। उसने आके पीछे से वार किया। छुरा था उसके पास, ये कसाई लोगों के पास होता है जो काटने में काम, वो भारी छुरा था, तो आके पीछे गर्दन पे मारी, और कम से कम 1.5-2 इंच का इनके पीछे घाव हुआ है ना, और खूब सारा ब्लड भी इनका बह गया। फिर उनको हम लोग मकराना सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गए। उस आदमी को पता नहीं, ये जानकार भी नहीं है हमारा कोई भी, जिसने वार किया था। उसने उसी टाइम ही एक आदमी के और छुरे से वार करा था, उसकी इस वाली नस पे लगी थी, तो वो तो ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गया वहीं पे। और फिर उसने 2 लोगों पे और वार किया, एक का हाथ कटा है, एक पे पीठ पे चोट आई है। उनका सबका उपचार मकराना में चल रहा था, और इनको रेफ़र किया है अजमेर में। अभी यहाँ पे मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है, गरीब आदमी है। और अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज शैक्षणिक कर्मचारियों की डीपीसी कराए जाने की मांग को लेकर राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग की। शैक्षणिक कर्मचारियों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगातार कर्मचारियों के हित में घोषणा की जा रही है, जिसका सभी कर्मचारी आभार प्रकट करते हैं।
लेकिन कर्मचारियों के प्रति वर्ष डीपीसी की घोषणा के उपरांत भी राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में पिछले 20 वर्षों से शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई और इस संदर्भ में तकनीकी शिक्षा विभाग जयपुर, तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर और महाविद्यालय प्रशासन को राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारियों की पदोन्नति पर ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक कर्मचारियों को मजबूर होकर पेन डाउन हड़ताल पर जाना पड़ा। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर में सभी अशैक्षणिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू प्रशासन को अवगत करवाते रहे हैं, 5 साल से कंटिन्यू जो शैक्षणिक कर्मचारी है उनकी पदोन्नति केस वगैरह सब किए जा रहे हैं। ज्ञापन देने के बावजूद भी अशैक्षणिक कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। गत वर्ष बीटीयू का जब संगठन कॉलेज बनाने के दौरान जब मांग रखी थी तो उसमें 3 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें कैरियर एडवांस, ओपीएस और अशैक्षणिक कर्मचारियों की डीपीसी। प्रशासन के द्वारा कैरियर एडवांस की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है 19 तारीख तक। ओपीएस की सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। अशैक्षणिक कर्मचारी जो 20 से 25 साल से जो मांग कर रहे हैं उनकी आज दिनांक तक एक बार भी डीपीसी नहीं की गई है। उससे हताश होकर हमारे महाविद्यालय के सभी अशैक्षणिक कर्मचारी विवश होते हुए आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन को बैठने को उतारू हुए हैं। हमारी मांगे यही है कि प्रशासन शीघ्र अतिशीघ्र भेदभाव न करते हुए अशैक्षणिक कर्मचारियों की डीपीसी पदोन्नति शीघ्र अतिशीघ्र करने का प्रयत्न करें। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम हमारे उच्च अधिकारी और प्रशासन को हर स्तर पर अवगत कराने का श्रम करेंगे और हड़ताल कंटिन्यू जारी रहेगी। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम अपनी जायज़ मांगों के पीछे जा रहे हैं। उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी डीपीसी की जाए। महाविद्यालय को खुले हुए 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक एक भी डीपीसी नहीं हुई है। उसके लिए हमने समय समय पर प्राचार्य को और तकनीकी शिक्षा विभाग को कई बार ज्ञापन दिए हैं कि डीपीसी हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बावजूद आज तक हमारे यहाँ पे डीपीसी का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारा उनसे निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, अभियांत्रिकी महाविद्यालय की प्राचार्य से निवेदन है, बीटीयू बीकानेर तकनीकी शिक्षा विभाग से भी हमारा निवेदन है कि हमारी डीपीसी की मांग जायज़ है, जिन्हें की जाए। और जो अभी तक के जितनी भी कर्मचारी हैं उनको, उस कर्मचारियों को उनका हक मिल कर के रहे, इसके लिए आज हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। हम करीब 80 लोग हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के अशैक्षणिक कर्मचारी, जो 80 लोगों का जो हम लोगों का प्रदर्शन आज जारी है। हम सभी एक ही मांग को लेकर के आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, जिसमें हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा डीपीसी किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने जब इस आदेश को जारी कर दिया है कि 20 तारीख तक इनके आदेशों की पालना की जाए, फिर भी आज दिनांक तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अभी तक क्यों नहीं हुई है और ये कब तक प्रशासन कर देगा। राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्रांगण में ही हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जिला प्रशासन तक भी जाएंगे, कलेक्ट्रेट तक भी जाएंगे, जयपुर में हम तकनीकी शिक्षा विभाग तक भी जाएंगे और माननीय सीएम महोदय के यहाँ पे भी जाएंगे। केंद्र सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि मानी जाने वाली उदयपुर जयपुर वाया अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ 24 सितंबर को होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे हरी झंडी दिखाएंगे। शुभारंभ से पूर्व आज शुक्रवार को वंदे भारत ट्रेन का जयपुर उदयपुर के बीच ट्रायल रन किया गया। अजमेर में कुछ समय रुकने के बाद ट्रेन जयपुर के लिए रवाना हुई। उदयपुर कोचिंग डिपो ऑफिसर प्रदीप कुमार सैनी ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन में बहुत कुछ अपडेट हुआ है, जिसमें विकलांग यात्रियों के लिए विशेष बैठने की सीट की व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, साथ ही भोजन और पानी की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय रेलवे देशवासियों को एक और खुशखबरी दे रही है। राज्य को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने जा रही है। आज इस ट्रेन का सफल ट्रायल भी किया गया। रेल मंत्रालय की सूचना के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई मंत्रियों और सांसदों ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस सूचना को साझा किया है। फिलहाल राजस्थान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। राजस्थान को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 12 अप्रैल 2023 को मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को जयपुर से रवाना किया था और 13 अप्रैल से इस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हुआ था। अजमेर से दिल्ली के बीच चलने वाली यह ट्रेन बीच रास्ते में 3 स्टेशनों जयपुर जंक्शन, अलवर और गुड़गांव में ठहराव कर रही है। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अजमेर से दिल्ली पहुंचने में 5 घंटे से भी कम समय ले रही है। पहले के जो रेक्स थे वंदे भारत के, उसे कुछ
कुछ थोड़ा बहुत इसमें सुधार किया गया है, मतलब पैसेंजर अमेनिटीज़ पहले भी बेहतर सुविधाएं थी, कुछ और जो माइनर इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं वो करे गए हैं। जैसे सीट्स का क्वेश्चन बेहतर किया गया है, सीट्स का इंक्लिनेशन और बढ़ाया गया है। इसके अलावा जो लगेज लाइट्स हैं उनको थोड़ा स्मूथ टच कर दिया गया है, दिव्यांग फ्रेंडली थोड़ा किया गया, उस पर बड़ा ध्यान दिया गया है। दिव्यांग के लिए जो व्हील चेयर है उसको सिक्योर करने के लिए स्पेशल पॉइंट दिया गया है इसमें ड्राइवर ट्रेलर कोच में। इसके अलावा जो टॉयलेट्स में इल्यूमिनेशन को बढ़ाया गया है, एरेटर बेस्ड टैब्स हैं जिससे स्मूथ वाटर का वेस्टेज कम हो, सिंक की डेप्थ बढ़ा दी है। तो ये छोटे मोटे इस तरह काफ़ी सुधार कर दिए गए हैं जिससे कि यात्रियों को बेहतरीन जो एक अनुभव है, यात्रा का अनुभव दिया जाता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जैसे फायर सप्रेशन सिस्टम टॉयलेट्स में लगा है। अगर जैसे कि उसमें टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा जाता है तो एक एरोसोल बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो सप्रेशन करके उस आग को एक्सटिंग्विश कर देगा। तो और कोई भी अगर स्मोक आता है तो उसका अलार्म ड्राइवर के पास आएगा तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह सेफ्टी में काफ़ी मतलब ध्यान दिया गया है। इसका ऑफिशियल रूट है वो अभी जारी कर दिया जाएगा, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बाकी ये मतलब वीक में 6 दिन चलेगी और ट्यूसडे जो है वो वीकली रेस्ट रहेगा इसका, तो 6 दिन ही चलेगी। 24 से इसका इनॉग्रल रन रहेगा। बाकी जो ऑफिशियल जो इसका टाइम टेबल होगा दैट वुड बी पब्लिश्ड। श्री गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा अजमेर की ओर से 23 और 24 सितंबर महान गुरु मत समागम का आयोजन किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा के सचिव त्रिलोचन सिंह छावड़ा ने बताया कि 23 और 24 सितंबर को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाशोत्सव को समर्पित महान गुरु मत समागम सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में श्री गुरु तेग बहादुर सत्संग सभा के तत्वाधान में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस आयोजन में पंथ के सुरेंद्र सिंह जी, अमनदीप कौर सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। परम सत्कार योग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। साध संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश को समर्पित महान गुरमत समागम अजमेर की समूह नानक नाम लेवा संगत एवं समस्त प्रबंधक कमेटियों के सहयोग से बड़ी श्रद्धा व उत्साह से रेलवे सीनियर इंस्टीट्यूट में मनाया जा रहा है। 3 कीर्तन दरबार हैं। 23 तारीख का कीर्तन दरबार शाम को 7:30 बजे से लेके रात को 11 बजे तक। 24 तारीख रविवार का दिन है, सुबह 11:30 बजे से लेके दिन को 3 बजे तक, शाम को 7:30 बजे से लेके रात को 11 बजे तक कीर्तन दरबार सजेंगे। इन कीर्तन दरबारों में बहुत ही उच्च कोटि के रागी भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी मनीवीर जी, माता कौला साहब अमृतसर वाले, बीबी अमनदीप कौर पटना साहब वाले, भाई साहब हरजीत सिंह जी हरमन कथावाचक शाहबाद वाले, भाई साहब जगजीत सिंह जी नूरी हजूरी रागी धौला बाटा, इन्होंने कीर्तन व कथा राही संगत को निहाल करना है। तीनों कीर्तन दरबारों उपरांत गुरु महाराज का टूट लंगर बरतेगा। साथ संगत ये तीनों कीर्तन का लाइव प्रोग्राम अनमोल कीर्तन चैनल पे यूट्यूब पे आपको दिखाया जाएगा। सो संगत को बेनती करता हूँ कि तीनों दरबारों में हाजिरियाँ भरते हुए तन मन धन से सहयोग करते गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। विधानसभा आम चुनाव के लिए प्रवर्तन एजेंसीज के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट मौजूद रहे। आने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष कराए जाने को लेकर आज प्रवर्तन एजेंसीज के जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की बैठक एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का पूर्व में ही निरीक्षण कर आने वाली परेशानियों से किस प्रकार बचा जा सकता है उसकी जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पूर्व ही संबंधित थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटरों को पाबंद किया जाएगा, जिससे कि वह मतदान के दौरान किसी को धमका नहीं सके। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस 2 व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान,
फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उनका पालन पोषण करके बड़ा करते हैं और उनसे माँ बाप यही उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे में वही बच्चे उनका भी उसी तरह ख्याल रखें जिस तरह से माँ बाप ने उनका बचपन से लेकर बड़े होने तक रखा था। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे निकम्मे बच्चे हैं जो बड़े होते ही अपनी माँ का आंचल और पिता का दिया हुआ प्यार चंद पैसों के कारण भूल जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया नसीराबाद शहर में सामने आया है, जहां नसीराबाद के निकटवर्ती ग्राम हनुवंतिया निवासी 60 वर्षीय सूरजमल जाट अपने दोनों लड़कों से परेशान है। सूरजमल जाट ने अपनी नम आंखों से बात आज ही संवाददाता जितेंद्र बालोद को आप बीती बताई, जहां उन्होंने कहा कि वह अपने दोनों पुत्रों से परेशान होकर दर दर भटक रहे हैं। उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें लगभग 1.5 माह से घर से बाहर निकाल रखा है और जैसे ही वह अपने घर की ओर जाते हैं तो उनके दोनों पुत्र उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और मारपीट कर घर से बाहर निकाल देते हैं। पूर्व में भी कई बार उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें घर से बाहर निकालने की बात कही थी। तब सूरजमल ने परेशान होकर कई बार अपने दोनों पुत्रों के खिलाफ सदर थाने में मामला भी दर्ज कराया था, परंतु मामला दर्ज होने के पश्चात सूरजमल के दोनों पुत्र अपने पिता को घर लेकर जाते हैं और फिर कुछ समय बाद उसके साथ मारपीट कर वापस घर से बाहर निकाल देते हैं। आपको बता दें कि अभी भी अपने पुत्रों द्वारा सूरजमल को गत 1 माह पूर्व घर से बाहर निकाल दिया गया था। तब से लेकर आज तक सूरजमल दर दर भटक रहे हैं। इस बीते 1 महीने में से उन्होंने 20 दिन तो अजमेर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर सोकर गुजारे तो कुछ दिन नसीराबाद शहर के उद्यानों में बिताए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सूरजमल जाट अपने दिन केवल चाय पीकर गुजार रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से उन्होंने अन्न का दाना तक नहीं खाया, जिससे उनकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो सूरजमल अपनी पूरी हिम्मत हार चुके हैं और आने जाने वाले राहगीरों से बस यही कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अपने दोनों लड़कों से बहुत परेशान हो चुका हूं, लेकिन फिर भी भगवान मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाता। है ताको छोरा को काय बोलोगे? छोरा छोरी काय बोला था ना गाने खाटे और क्या मारा बचा में मोगरो दाग दियो आप बड़ा लोग मोगरा मुझे मत करे बाबू से तो मेरू है वे नंबर ने कोई का बाप की रिपोर्ट लिखाई की ते लगा दी हूं दो बार काय बोलिया हम न करा पाछा घर ले जावर कुटा माटा करे यार भाई साहब कौन और बिल्ली मोकला कर ले कौन सा गांव का हो? क्या हणोतिया रामपुरा वो नीजू मारा काका का चोरो ही थे तुम तन जाने नहीं भाई थाने कितना टाइम हो गया 12 आया ने अरे मतलब मीनू काट गयो यार कड़ा सो थे यार तू तो प्रो और गई है रोटी वोटी रोटी तो वो कौन है मना और कोई तुम्हारी मुस्कुड़ दे दे नीट खाऊं तो थाने 12 निकाल दियो घर से। हाँ चक्कर वही तो पड़ रही है यार। तो ताके बहू सब मारा था ना यार? अरे हमारा घराली तो चल गई घराली गई से तो वो है रे ये आप दी ताको हाथ उठावा ताको पर ताको छोरो हाँ छोटो वाला बड़ो मैं यार तने भाई साहब हाथ के उठावा एक ही दी है यार। हम तने कहती हूँ तो आगे भगवान कई महीने हमने गाँव का ही था ये भाई मैंने बोले ही आपका नीरिया हो। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष पर एक रंगारंग कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सामने रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन पर आयोजित किया गया। स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन, जो चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सा के शिक्षण एवं अभ्यास और एम्बुलेंस सेवाओं के प्रावधान में अग्रणी है,
इनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक लता मनोज, अजमेर संभाग और विशिष्ट अतिथि वाइस चेयरमैन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी विजय लक्ष्मी रही। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अजमेर के चेयरमैन हरिराम सोमानी ने बताया कि सभी कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का माल्यार्पण कर व बुके देकर स्वागत किया गया। स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। साथ ही उन्होंने बताया कि किसी भी संस्था के 100 वर्ष पूर्ण होना एक गौरवमयी बात होती है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देती है और 6 महीने का कोर्स कराती है, जिसका सर्टिफिकेट दिया जाता है और हम ट्रेनिंग को हर 6 महीने में रिपीट करते हैं ताकि लोग भूले नहीं। सीमेंट फैक्ट्री, खान विभाग आदि में ये ट्रेनिंग आवश्यक होती है। संस्था का मूल उद्देश्य है कि आम आदमी को भी फर्स्ट एड की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय रेड क्रॉस समिति एवं सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन अजमेर के 100 साल पूरे होने पर यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर गत दिन भी पीछे एक दिन पहले भी यहाँ पर समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें कलेक्टर महोदय आई थी और मीना साहब को आना था, लेकिन विशेष कार्य से वो नहीं आ सके। किसी संस्था के लिए 100 साल पूरे करना और कोई गौरवपूर्ण सेवा के बहुत ही उत्तम काम है और ये सौभाग्य का काम है। जिन सहयोगियों ने यहाँ पधारे हैं उन सभी का मैंने स्वागत किया है और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती लता मनोज कुमार हैं, जो कि पुलिस महानिरीक्षक अजमेर संभाग हैं, और अतिथि श्री विजय लक्ष्मी जी खत्री हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा जयपुर की। हमारी सोसाइटी सेवा का कार्य करती है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग आजकल हर क्षेत्र में है, चाहे वो खान विभाग हो, चाहे ये मोटर विभाग में, उन सब में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जैसे कोई ड्राइवर है, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए या तो उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है इनको कैसे संभाला जाए। इस तरह खान विभाग है, इन सब में जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, उन सभी जगह ये आवश्यकता पड़ती है, उनको फर्स्ट एड की देते हैं और हर 6 महीने बाद उसको रिपीट करते हैं ताकि अगर कोई भूल जाए तो उसका वापस यादगार हो जाए। इस प्रकार इसके अलावा बहुत से विभाग ऐसे हैं जहाँ पर फर्स्ट ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट हो तभी नौकरी मिलती है, तो वो सेवा का कार्य हम कर रहे हैं। ये फर्स्ट ट्रेनिंग का कोर्स यहाँ कराते हैं। इनका सर्टिफिकेट दिल्ली से बन के आता है, दिल्ली से बन के आता है और ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। उसके बाद इनको पुनः कोर्स कराया जाता है। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ और भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में आज 21 सूत्रीय मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने बताया कि 21 सूत्री मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। प्रमुख मांगे कुछ इस तरह हैं, जैसे कि स्थायी कार्यों में ठेका प्रथा बंद की जाए, श्रम विभाग की समितियों एवं बोर्डों में भामस को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, संगठित क्षेत्र की भांति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी वेतनमान, वार्षिक वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी, पेंशन और मेडिकल सुविधा प्रदान की जाए, सरकारी उपक्रमों जैसे विद्युत, रोडवेज, डाक, रेलवे, BSNL एवं जलदाय आदि के निगमीकरण, विनिवेशीकरण, निजीकरण पर रोक लगाई जाए, ग्रामीण डाक सेवाओं को रूल 3A हटाते हुए सिविल सर्वेंट घोषित किया जाए। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भारतीय मजदूर संघ के द्वारा पूरे राजस्थान में जिला कलेक्टर के माध्यम से 21 सूत्री मांगों पर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके चलते आंदोलन के प्रथम चरण में जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया एवं इसके बाद भी राज्य सरकार यदि उचित मांगों पर निर्णय नहीं लेती है तो उसके बाद में आंदोलन की नई रणनीति बना करके राजस्थान में आंदोलन किया जाएगा। मांगों में मुख्य रूप से पदोन्नतियाँ, समयबद्ध पदोन्नतियाँ, मंत्रालय संवर्ग के वेतनमान और ग्रेड पर परिवर्तन, ठेका प्रथा प्रणाली से राजस्थान को मुक्त किया जाए, संविदा कर्मियों पे जो भर्ती पे कई बार रोक लगा रखी है, डिपार्टमेंट में कई पोस्टें खाली है, उन्हें तत्काल रूप से भरा जाए और विभिन्न संवर्गों के जो पद रिक्त हैं उसमें नवीन नियुक्तियाँ की जाए। इस प्रकार से मुख्य मांगे हैं और इसी संदर्भ में पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक जिले से जो है वो मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आज दिया गया। मंत्रालय कर्मचारी परिषद का 24 सितंबर को प्रदेश का अधिवेशन जो है प्रतिनिधि अधिवेशन श्री राम धर्मशाला अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। उसमें भी राज्य भर से सारे के सारे जो मंत्रालय संवर्ग के कर्मचारी होंगे और राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के विरुद्ध जो है वो प्रस्ताव पारित कराए जाएंगे मांगों के संदर्भ में और उन्हें एक
दस्तावेज बना करके राज्य सरकार को भेजा जाए। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की मांग को लेकर आंदोलनरत पशु चिकित्सकों ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पशु चिकित्सक संघ अजमेर के महासचिव आलोक खरे ने बताया कि विशाल प्रदर्शन में राजस्थान के सभी जिलों के लगभग 3000 पशु चिकित्सकों समेत गौशाला समिति और संघों के लगभग 1000 पदाधिकारी भी शामिल हुए। राजस्थान गौ सेवा समिति के प्रदेशाध्यक्ष महंत दिनेश गिरी महाराज ने पशु चिकित्सकों की नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री से वार्ता कर मांग पूरी करने का आग्रह किया। देखिए, हम लोग अजमेर जिले के सभी पशु चिकित्सक हैं और 18 तारीख से हम लगातार सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। सभी समस्त कार्य हमने बहिष्कार कर रखे हैं क्योंकि सरकार से हमारी एक ही मांग है कि हमें एनपीए दिलाया जाए। कल भी हमने जयपुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया जिसमें लगभग 3000 डॉक्टर सभी जिलों के जयपुर में एकत्र हुए और आज हम कलेक्टर मैडम के पास आए थे ये ज्ञापन देने कि अभी 20 तारीख को कलेक्टर कार्यालय से एक आदेश निकला है गौशालाओं के भौतिक सत्यापन का, जिसमें कि कंपाउंडरों को भी ऑथराइज किया गया है कि कंपाउंडर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं पशु चिकित्सक के अलावा। तो हम ये मैडम से कहने आए थे कि जो भी आदेश है ये गलत है। जो VCI का रूल है, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें क्लियर है कि किसी भी गौशाला या किसी भी पशु का स्वास्थ्य परीक्षण सिर्फ पशु चिकित्सक ही कर सकता है। गौशाला में अगर वो पशु विकलांग है तो किस कैटेगरी विकलांग है वो डॉक्टर ही बताएगा। फिर उसकी एजिंग, क्योंकि इसमें जो हम अनुदान देते हैं गौशालाओं को उसमें 2 कैटेगरी होती है। एक तो 3 साल से नीचे, उसमें 20 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है और जो 3 साल से ऊपर है उनको 40 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो वो 3 साल से नीचे का है कि ऊपर का है ये डॉक्टर ही बताएगा। वो एजिंग जो है वो प्रोसेस कंपाउंडर नहीं कर सकता। तो इसमें ये कमियां थी, इसी के हिसाब से हमने कलेक्टर महोदय से ज्ञापन भी दिया और उनसे बात भी की और उन्होंने माना भी कि हाँ ये गलती हो गई है। क्योंकि और भी 1-2 जिलों में आदेश निकले हैं उसमें क्लियरली सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक को ही ऑथराइज किया गया है गौशालाओं के भौतिक सत्यापन के लिए और वहाँ पर गौ माताएँ जो हैं उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए। सिर्फ अजमेर में ऐसा हुआ है जो इस तरह का आदेश निकल गया है, इसी के बारे में हमारा विरोध था और वे जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसका समाधान निकलेगा और नए संशोधित आदेश जारी हो जाएंगे। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।